स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। और आज हम लोग 4 मेन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। पहला है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट, सेकंड टॉपिक है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, नेक्स्ट है वुमेन एंड प्रिंट, और लास्टली हम लोग बात करेंगे प्रिंट एंड पुअर पीपल। इन सभी टॉपिक्स के बीच में आप सभी के लिए मैंने क्विक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से MCQs डाले हैं। तो जितने भी स्लाइड्स मैं आपको दिखाऊंगी उन सभी स्लाइड से रिलेटेड MCQs होंगे। तो आई होप आप ये सेशन अच्छे से सुनेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स। होता क्या है दोस्तों कि 19वीं सदी के शुरुआत से ही रिलीजन को लेकर पूरे इंडिया में बातचीत शुरू हो जाती है। लोग ये बात करते हैं कि भगवान एक है या अनेक है, यानी मोनोथिज्म के बारे में बात होने लगती है। कई सारी प्रथाएं जैसे सती प्रथा हो गई या फिर विडो रिमैरी हो गई, तो इन सभी प्रथाओं को लेकर के लोग डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगते हैं। तो इससे हम लोग क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है अब नई नई इंटरप्रिटेशंस करने लगते हैं रिलीजन यानी धर्म को लेकर। इन सभी इंटरप्रिटेशंस को एक बहुत बड़ी ऑडियंस तक पहुंचाने का काम अगेन प्रिंट मीडिया करता है। ये जो प्रिंट है वर्नैक्युलर लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर, जर्नल्स, आर्टिकल्स, हर चीज़ के द्वारा लोगों को ये नए नए आइडियाज़ देना शुरू करता है। अब जब लोग जो है एमिनेंट राइटर्स की राइटिंग्स को पढ़ते थे तो उनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता था। जैसे एक एग्जांपल है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय ने धर्म के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिए 1821 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था संवाद कौमुदी। इस पुस्तक का जैसे ही प्रकाशन होता है वैसे ही ये पुस्तक जो है हिंदू ऑर्थोडॉक्स लोगों को पसंद नहीं आती है और हिंदू ऑर्थोडॉक्स इस पुस्तक का विरोध करने के लिए समाचार चंद्रिका का प्रकाशन कर देते हैं। यह प्रकाशन कब होता है? 1822 में। तो हम ये देखते हैं कि राजा राममोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी लिखी थी। इसका विरोध करने के लिए समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था 1822 में। 1822 में और भी कई तरीके का लिटरेचर आया था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो पर्शियन न्यूज़पेपर्स छपने शुरू हो गए थे, जिनमें से एक का नाम था जामी जहांनामा और दूसरे न्यूज़पेपर का नाम था शमसुल अखबार। तो ये दोनों ही पर्शियन न्यूज़पेपर थे। फर्दर 1822 में ही एक गुजराती न्यूज़पेपर छपना शुरू हो गया था जिसका नाम था बॉम्बे समाचार। तो आप लोगों को क्या ध्यान देना है? आप लोगों को ये ध्यान देना है कि 1821 में संवाद कौमुदी आई थी, 1822 में समाचार चंद्रिका आई थी, अगेन 1822 में ही जामी जहांनामा और शमसुल अखबार आए थे। ये दोनों पर्शियन न्यूज़पेपर्स थे। और फाइनली हमें क्या ध्यान देना है कि बॉम्बे समाचार भी 1822 में ही आया था, लेकिन ये गुजराती न्यूज़पेपर था, ये महाराष्ट्र या मुंबई के लिए नहीं था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि रिलीजन को लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में अब प्रिंट आने लगता है। फर्दर अगर मैं बात करूं तो जितने भी नॉर्थ इंडिया में मुस्लिम उलेमा थे वो सभी कॉलोनियल रूलर से डरते थे, यानी अंग्रेज शासकों से डरते थे। उनको डर इस बात का था कि अब ये जो अंग्रेज शासक हैं ये जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं सबको कन्वर्ट कर देंगे दूसरे धर्मों में, यानी इनका धर्म परिवर्तन करवा देंगे। एक तो ये फियर था। दूसरा फियर इस बात का था कि यदि लोगों का धर्म परिवर्तन हो गया तो फाइनली मुस्लिम पर्सनल लॉ भी खत्म हो जाएगा या बदल दिया जाएगा। अपने डर को काउंटर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने देवबंद सेमिनारी का शुरुआत की और ये 1867 से ही इन्होंने शुरू कर दिया था। ये एक प्रकार का सेमिनार होता था, मीटिंग होता था और इस मीटिंग में लोगों के लिए फतवा जारी किए जाते थे। ये फतवा लोगों को बताते थे, मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली ये बताते थे कि उनको अपना जीवन किस तरीके से जीना है और किस तरीके से इस्लाम के अकॉर्डिंग उनको रिचुअल्स फॉलो करने हैं। प्लस इन्हीं फतवा के द्वारा मुसलमानों को ये बताया जाता था कि इस्लाम का वास्तविक मीनिंग क्या है। तो हमने ये देखा कि अब प्रिंट का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर धर्म करने लगा। ना सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू लोगों ने भी प्रिंट का इस्तेमाल किया अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। जैसे 1810 में कलकत्ता में ही तुलसीदास जी ने अपनी पुस्तक लिखी रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी? तुलसीदास के द्वारा। और कब? 1810 में। इसके 70 साल बाद ही 2 नई प्रेस बन के सामने आती है। एक है नवल किशोर प्रेस जो लखनऊ में आती है और दूसरी है
प्रेस जो कि बॉम्बे में आती है। ये दोनों ही प्रेस जो हैं, जो कुछ भी छापती हैं, जो कुछ भी पब्लिश करती हैं, ये वर्नैक्युलर लैंग्वेज में पब्लिश करती हैं। अगेन आई एम टेलिंग कि वर्नैक्युलर लैंग्वेज का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में कुछ भी छापने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि जितने भी इलिटरेट मैन एंड वुमेन हैं वो भी आसानी से इन टेक्स्ट को समझ सकें, उनको इस टेक्स्ट में लिखे हुए कुछ भी बात से कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि सार्वजनिक बहस, धार्मिक सुधार के लिए अब प्रिंट को एक जरिया बनाया जाने लगा। तो अभी यहाँ पे होता है हमारा पहला सेशन खत्म। आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए मैंने अब 4 MCQ डाले हैं। पहला MCQ है कि समाचार चंद्रिका किसके द्वारा पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट है संवाद कौमुदी किसने लिखी थी। बॉम्बे समाचार कौन सी स्टेट का न्यूज़पेपर था और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आई होप आप सभी लोग इन सभी क्वेश्चंस का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें अपने सेकंड टॉपिक की, तो सेकंड टॉपिक है न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। होता क्या है दोस्तों कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है बुक से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करने लगते हैं। लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी खुद की ज़िंदगी से रिलेटेड लिटरेचर छापा जाए, यानी ऐसा लिटरेचर जिसमें कुछ ऐसा लिखे जाए जो उनकी ज़िंदगी से भी मेल खाता हो। तो इसी को ध्यान में रख के यूरोप में नॉवेल्स का पब्लिकेशन शुरू हो गया, यानी उपन्यासों का पब्लिकेशन शुरू हो गया। यूरोप में उपन्यास छपने लगे थे, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्सों में इमेजेस छपने लगी थी, यानी चित्रकारी होने लगी थी। अब इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं द न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन में। तो पहले तो आप इस पिक्चर पे नजर डालिए दोस्तों। ये एक पिक्चर है, एक राजा जो है एक रानी से कह रहा है कि मैं आपको डेमन से बचाऊंगा, यानी शैतानों से बचाऊंगा। तो ये पिक्चर जो है एक इमेजिनेशन थी राजा रवि वर्मा की, और उन्होंने इसको एक फोटो के रूप में उकेर दिया। इस तरीके की फोटो जो है लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, और इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि पब्लिकेशन में नए नए तरीके अब ईजाद किए जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को उनकी रेगुलर लाइफ दिखाने के लिए नॉवेल्स का पब्लिकेशन शुरू हुआ, प्लस लोगों के लिए ही लिरिक्स लिखे जाने लगे, शॉर्ट स्टोरीज लिखी जाने लगी, सोशल और पॉलिटिकल मैटर्स के बारे में बड़े बड़े ऐसे लिखे जाने लगे। ये सब आज दिन तक भी चला आ रहा है। पेंटर्स जैसे कि राजा रवि वर्मा, तो इनके द्वारा जो पेंटिंग की जाती थी बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया गया था, लोगों ने हाथों हाथ लिया। इस तरीके से हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि हर रूप में आया हुआ प्रिंट, इस प्रिंट ने सोसाइटी को मॉडर्न बना दिया। ट्रेडिशन, रिलीजन, पॉलिटिक्स, हर एस्पेक्ट में सोसाइटी में चेंज लाना शुरू कर दिया। और फाइनली हम क्या देखते हैं कि 1870s के अंत तक 1870 में कैरिकेचर्स और कार्टून पब्लिश होने लगते हैं, और ये कार्टून्स जो है पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में उनका मजाक उड़ाते हुए या उन्हीं के बारे में बातें करते हुए हमें प्रतीत होते हैं। तो इस तरीके से पिक्चर्स का इस्तेमाल जो है अब कार्टून या न्यूज़पेपर में भी किया जाने लगता है। तो अब हम देखते हैं कि प्रकाशन के नए स्वरूप में ये सब आया है। दोस्तों आई बेग योर अपॉलॉजीज, क्योंकि हिंदी में हेडिंग डालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है, द न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। इसी को ध्यान में रख के 3 आपके लिए MCQ हैं। पहला MCQ है नॉवेल्स सबसे पहले कौन सी कंट्री या कौन से कॉन्टिनेंट में आने शुरू हुए थे। यहाँ पे कॉन्टिनेंट या लिख लेना आप, ठीक है। किस तरीके का लिटरेचर राजा रवि वर्मा ने प्रिपेयर किया था या इंट्रोड्यूस किया था। लास्टली मैं बात करूँ तो कार्टून और कैरिकेचर सबसे पहले कौन से समय में आए थे। तो आई होप आपने स्लाइड्स को अच्छे से देखा होगा। अब आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तीसरा जो टॉपिक है वो है हमारा महिलाओं के बारे में, महिलाएं और प्रिंट के बारे में। तो यदि हम इसके बारे में बात करें तो दोस्तों 2 तरीके से महिलाओं की ज़िंदगी में असर पड़ता है, 2 तरीके की सोसाइटी आती है। एक सोसाइटी ऐसी होती है जो लिबरल होती है, दूसरी सोसाइटी ऐसी होती है जो कंजर्वेटिव होती है। लिबरल्स जो हैं वो थोड़े मॉडर्न या खुले विचारों वाले होते हैं, उनके हिसाब से महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना लिखना चाहिए।
तो लिबरल्स ने क्या किया, लिबरल्स ने अपने घर की महिलाओं को घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। जब सोसाइटी में स्कूल्स बनना शुरू नहीं हुए थे तो महिलाएं घर पे पढ़ती थी, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि मिड 19th सेंचुरी में वुमेन स्पेसिफिक स्कूल आने लगते हैं तो लिबरल्स ने अपने घर की महिलाओं को इन स्कूल्स में भी भेजना शुरू कर दिया था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक तबके की महिलाएं जो थी पढ़ने लिखने लगी थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कंजर्वेटिव की, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही लोग जो थे डरते थे। कंजर्वेटिव हिंदूज का मानना था कि यदि लड़कियां पढ़ेंगी यानी साक्षर होंगी तो वो विडो हो जाएंगी यानी विधवा हो जाएंगी। दूसरी तरफ मुसलमानों का ये डर था कि महिलाएं अगर एजुकेटेड हो गई तो वो करप्ट हो जाएंगी और वो मुस्लिम समुदाय के जो इस्लाम के रिचुअल्स हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं रह पाएंगी, तो कह सकते हैं कि वो अशुद्ध टाइप हो जाएगी। तो ये जो कंजर्वेटिव फीलिंग्स थी इनके द्वारा क्या किया गया कि महिलाओं के बहुत बड़े तबके को पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होती थी जिनमें पढ़ने की जिस्ट होती थी और वो जो थी छुप छुप के पढ़ती थी। एक ऐसी ही महिला थी जिनका नाम था राजसुंदरी देवी। ये बंगाल की महिला थी, ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी ये, और क्योंकि कंजर्वेटिव फैमिली थी तो इनकी पढ़ाई लिखाई पे पूरी तरीके से पाबंदी थी, फिर भी इन्होंने मैनेज किया पढ़ना लिखना। ये जो राजसुंदरी देवी थी ये किचन में जाती थी, सीक्रेटली पढ़ाई लिखाई करती थी और फाइनली इन्होंने पढ़ना और लिखना सीख लिया। जब इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया तो इन्होंने सबसे पहले ऑटोबायोग्राफी लिखी, आमार जीवन, और ये 1876 में लिखी गई। ये जो ऑटोबायोग्राफी थी इसकी स्पेशलिटी ये थी कि ये पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी थी जो कि बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी। ऑटोबायोग्राफी यानी कि हमारे बारे में ही लिखना। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि महिलाएं भले ही उनके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। और अमर जीवन जो थी एक पूर्ण आत्मकथा थी, तो मुझे हिंदी नहीं पता थी इसकी, अब मैं बता रही हूँ कि आत्मकथा थी अमर जीवन। और ये किसने लिखी थी? ये राजसुंदरी देवी ने लिखी थी जो कि एक बंगाली हाउसवाइफ थी। यहाँ पे खत्म होता है हमारा थर्ड टॉपिक। थोड़ा और रहता है कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई, इन्होंने भी महिलाओं के बारे में लिखना शुरू कर दिया। तो ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने इन्होंने महिलाओं की मिजरेबल लाइफ्स को लिखना शुरू किया। इन्होंने बताया कि अपर कास्ट की जो हिंदू महिलाएं हैं उनका साथ कितना ज़्यादा दमन किया जाता है, स्पेशली यदि विडोज की बात की जाए तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है लोगों ने, और यही सब उन्होंने मराठी लैंग्वेज में लिखना शुरू किया। तो ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र से बिलोंग करती थी और उन्होंने वहीं की वर्नैक्युलर लैंग्वेज यानी मराठी में लिखना शुरू किया। अब हाउस होल्ड्स के बारे में या फैशन के बारे में भी लिखा जाने लगा, शॉर्ट स्टोरीज आने लगी महिलाओं के बारे में, सीरियलाइज्ड नॉवेल्स आने लगे यानी सीक्वेंस में बट के नॉवेल्स आने लगे। फाइनली हम क्या देखते हैं कि 20th सेंचुरी की शुरुआत में राम चड्डा नाम का एक व्यक्ति था, उन्होंने स्त्री धर्म विचार पे लिखा। उन्होंने बताया कि महिलाएं जो है ओबीडियंट वाइफ्स कैसे बन सकती है, और ये जो राम चड्डा थे ये पंजाब से थे तो इसलिए इन्होंने पंजाबी लैंग्वेज में लिखा। तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि फर्दर अगर हम बात करें तो मराठी लैंग्वेज में आ जाती है, पंजाबी लैंग्वेज भी आ जाती है। लेट 19th सेंचुरी में बहुत सारी बुक्स जो थी, बहुत सारे वुडकट्स जो थे, कलर्ड लिथोग्राफ्स थे, ये सभी के सभी महिलाओं के बारे में बड़े लेवल पे लिखना शुरू कर देते हैं। इससे हम लोग ये देखते हैं कि न सिर्फ धर्म के क्षेत्र में बल्कि महिलाओं की जिंदगी के क्षेत्र में भी धीरे धीरे रिफॉर्मेशन की शुरुआत अब यहाँ से होने लगती है, और लिटरेचर ने हर चीज़ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। अब जो आपकी लर्निंग हुई है उसके अकॉर्डिंग आपके सामने 3 MCQs हैं। पहला है ताराबाई शिंदे ने कौन सी लैंग्वेज में बुक्स लिखी थी। दूसरा है पहली फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी जो बंगाली में लिखी गई थी वो किसने लिखी थी। थर्ड है कि स्त्री धर्म विचार किसके द्वारा लिखा गया था। एंड इफ यू नो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लास्ट टॉपिक आता है दोस्तों हमारा पुअर लोगों के बारे में यानी गरीब लोगों के बारे में। गरीब लोगों की जिंदगी पे प्रिंट का किस तरीके से प्रभाव पड़ा था। तो हम ये देखते हैं कि सस्ती और छोटी छोटी बुक्स जो थी 19th सेंचुरी में मद्रास में पुअर लोगों के लिए छपनी शुरू हो गई। वो लोग
जो महंगी बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो उसका भी हल निकाल लिया गया, और छोटी छोटी और सस्ती बुक्स जो थी अब 19वीं सदी में मद्रास में छपनी शुरू हो गई। पुअर लोग क्या करते थे, ये लोग पब्लिक लाइब्रेरीज में जाते थे जहाँ, और ये जो लाइब्रेरीज थी अब ये हर जगह थी, सिटीज़ में, टाउन्स में और प्रोस्पेरस विलेज में। तो हम ये देखते हैं कि जो गरीब विलेज थे वहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं थी, लेकिन जो अमीर विलेजेस थे वहाँ पे लाइब्रेरीज थी। तो हम ये देखते हैं फाइनली कि लेट 19th सेंचुरी से जो इशू है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर अब ये भी उठाए जाने लगते हैं, और इन इश्यूज को भी उठाने के लिए ही प्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कास्ट के बारे में राइटिंग्स लिखी गई हैं, जैसे ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी लिखी थी 1871 में, ठीक है। फिर उसके बाद 20वीं सदी आती है तो BR अम्बेडकर और EV रामास्वामी नाइकर जी ने लिखी थी कास्ट सिस्टम के बारे में। EV रामास्वामी नाइकर केरल के रहने वाले थे और ये पेरियार इनको कहा जाता है, ठीक है। काशी बाबा एक कानपुर का मिल वर्कर था, उसने छोटे और बड़े का सवाल लिखा था 1938 में, और इसी तरीके से बेंगलोर कोटल मिल वर्कर्स ने लाइब्रेरीज ही बना दी थी अपने आप को एजुकेट करने के लिए, यानी छोटी कास्ट के लोगों ने अपने आप को एजुकेट करने के लिए बेंगलोर में लाइब्रेरीज का निर्माण कर दिया था। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि इस सेशन में हमने ये देखा कि धर्म के बारे में, महिलाओं के बारे में, कास्ट के बारे में अब प्रिंट ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, और इस तरीके से हम ये देखते हैं कि प्रिंट जो है बहुत बड़ा चेंज लेके आता है लोगों की जिंदगी में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।